ये है इस वीडियो का पार्ट 3। कहानी के शुरुआत में मिज़ुतो और यूमी एक दूसरे को किस करते हैं और मिज़ुतो जो होता है वो यूमी को अपने घर पे इनवाइट करता है और यूमी बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी लड़के के घर पे जाऊंगी और मिज़ुतो भी बोलता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी लड़की को अपने घर पे लेके आऊंगा और यूमी बोलती है कि वो तो ठीक है बट तुम किसी और लड़की को अपने घर पे लेके मत आना। और इसके बाद मिज़ुतो उसको अपने कमरे में लाता है, उसको बैठने के लिए बोलता है और वो बस उसी की तरफ घूरे जा रहा था और इसके बाद दोनों मिलकर ना एक बुक भी रीड करते हैं। इसके बाद ना मिज़ुतो उसको घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होंगे और यूमी भी सोचती है कि आखिरकार मिज़ुतो इतनी जल्दी मुझे अपने घर क्यों भेज रहा है, क्योंकि इन दोनों ने हाथ भी पकड़ा है, किस भी किया है। और मिज़ुतो यूमी को घर छोड़ने के बाद सोचता है कि भाई मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, एक तो मैंने उसको इनवाइट किया और इतनी जल्दी घर भी भेज दिया। और इसके बाद ना उनका थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है और यूमी सोच रही थी क्या मिज़ुतो और मैं एक ही क्लास में होंगे या फिर नहीं। और मिज़ुतो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। लेकिन उन दोनों की क्लास अलग अलग हो जाती है और लाइब्रेरी में यूमी बोलती है कि मैं फिर से अकेली हो गई। लेकिन मिज़ुतो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम काफी जल्दी नए दोस्त बना लोगी। और मिज़ुतो बोलता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम लाइब्रेरी में तो मिलेंगे ही ना। और यूमी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी टाइम स्पेंड करना था। और मिज़ुतो भी बोलता है कि ये हमारा लास्ट साल है तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए और काफी सारी मेमोरीज बनानी चाहिए। वो प्रॉमिस करते हैं कि वैलेंटाइन डे और क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। और इसके अगले दिन ना यूमी लाइब्रेरी में लेट आती है और मिज़ुतो इसका रीजन पूछता है ना तो यूमी बताती है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है। उसको स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मिज़ुतो के साथ रहते रहते ना अब ये इसका डर थोड़ा कम होते जा रहा है। मिज़ुतो उसको एक किताब देता है पढ़ने के लिए, लेकिन यूमी ना अपने दोस्त की बताई हुई किताब पढ़ती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है मिज़ुतो के सामने। इसके बाद ना वो हर वक्त पे ना अपने दोस्तों के ही बारे में मिज़ुतो को बताती थी और वो कम टाइम भी अब मिज़ुतो के साथ बिताने लगी थी। इससे ना अब मिज़ुतो थोड़ा इरिटेट हो रहा था और वो सीधा बोल देता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुन के ना यूमी थोड़ा हैरान होती है और मिज़ुतो भी सोचता है कि आखिरकार मैं ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ। और यूमी भी सोचती है कि अब वो मिज़ुतो के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया करेगी। लेकिन वो लाइब्रेरी में देखती है मिज़ुतो किसी और लड़की के साथ बैठ के बात कर रहा था। वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो मिज़ुतो से बोलने लगती है और मिज़ुतो भी कल के व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। मिज़ुतो बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा और किसी की बातें करती हो। और यूमी बोलती है कि तुम करो तो ठीक और मैं करूँ तो बेकार, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठती हूँ वहाँ पे तुम किसी और लड़की को बिठा रखे थे और उसके साथ बात कर रहे थे। मिज़ुतो बताता है कि नहीं मैं तो बस उसको कुछ किताब के सजेशन दे रहा था। और तभी यूमी बोलती है कि जब मैं लेट होती हूँ तो तुम उसी लड़की के साथ बात करते हो ना, मतलब कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। मिज़ुतो भी काफी गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहा। और इसके बाद ये सारी बातें ना यूमी घर पे सोच रही थी और काफी ज्यादा उदास होती है। वो सोचती है कि शायद मेरी ही गलती है, मुझे वो सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए थी, बट वहाँ पे मेरी काफी सारी यादें हैं और जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया वहाँ पे ही। मिज़ुतो भी अपने घर पे सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा गलत किया, मैं काफी ज्यादा जेलस हो रहा था उस टाइम पे और शायद इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यूमी मुझसे बातें करके मुझ पे दया दिखा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यूमी तो बस चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी और मुझे ना अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करनी चाहिए थी। मुझे वहाँ पे सभी सिचुएशन को समझना चाहिए था और सही तरीके से वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था। और मैं अगर यूमी के दोस्त का दोस्त बन जाता तो वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक हो जाता। इसके बाद वो दोनों बुक खरीदने के लिए ना एक ही स्टोर में जाते हैं और इसके बाद मिज़ुतो बताता है कि जो भी कुछ चल रहा है ना इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले की तरह सभी चीजें कर लेते हैं। और इसके बाद मिज़ुतो ना लाइब्रेरी वाली सारी हरकतों के लिए यूमी से माफी मांगता है और यूमी भी उसको माफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मिज़ुतो सोचता है कि यूमी ने तो कुछ भी नहीं कहा और मैंने उससे माफी भी मांगी बट उसने मेरे से माफी नहीं मांगी क्योंकि उसने मेरे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया था। यूमी ये सोच रही थी कि मिज़ुतो मेरे बगल में नहीं चल रहा, वो मेरे से काफी आगे चल रहा है, तो क्या वो मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद यूमी जो होती है ना वो मिज़ुतो को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो अकेले ही चली जाती है और वो सोचती है कि शायद पिछली बार की तरह मिज़ुतो मुझे फिर से ढूंढ लेगा। लेकिन वो वहाँ पे चुपचाप बैठी रही और उसका इंतजार करती रही, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता। और इसके बाद वो घर पे जाके ना मिज़ुतो के मैसेज का वेट कर रही थी और इसी तरीके से पूरा एक महीना बीत जाता है। इसके बाद उनका कल्चरल फेस्टिवल आता है जहाँ पे यूमी जो होती है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर तैयारी कर रही होती है। मिज़ुतो लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहा होता है और फेस्टिवल खत्म भी हो जाता है, लेकिन मिज़ुतो किसी के साथ बात नहीं करता। और इसके बाद हमें क्रिसमस भी दिखाया जाता है जो कि आ चुका होता है और यूमी को वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और वो मिज़ुतो के बारे में सोच रही थी। और मिज़ुतो हमें घर पे दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा था। वो बाहर बर्फ
तरफ देखने के लिए आता है और इसके बाद घर में चला जाता है। और इसी तरीके से वैलेंटाइन डे जो होता है ना वो भी आ जाता है और वो भी बीत जाता है और मिस्तो को भी समझ में आ जाता है कि अब सब कुछ ना पहले की तरह नहीं होने वाला। इसके बाद वो यूमी के साथ ब्रेकअप भी कर लेता है। इस ब्रेकअप के बाद ना अब हमें एक नया मिस्तो देखने को मिला है, ऐसा वो फील कर रहा था। और इसके बाद हमें वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाए जाते हैं, वो भी स्टेप सिबलिंग्स के तौर पे। इसके बाद यूमी जो होती है ना वो मिस्तो को एक किताब पढ़ने के लिए बोलती है और मिस्तो बोलता है कि ये वही बुक है जो कि इस कमरे में बैठ के हम दोनों ने पढ़ा था और ये चीजें यूमी भूल भी चुकी थी। यूमी बताती है कि मैं पहली बार तुम्हारे रूम में आई थी ना, इसलिए मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। और इसके बाद मिस्तो जो होता है वो यूमी को डरपोक बोलता है और यूमी भी मिस्तो को डरपोक बोलती है। और इसके बाद यूमी जो होती है वो बैठ के किताब पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पे एक कॉकरोच आता है और यूमी वहाँ पे काफी डर जाती है और मिस्तो के पास जाके इसके बारे में बताती है। वहाँ पे यूमी काफी ज्यादा डर रही होती है और इसके बाद मिस्तो बोलता है कि आखिरकार हम ये कर क्यों रहे हैं। यूमी बोलती है कि तुम्हें पता है ना इसके बारे में, और हमें पता लगता है कि दोनों को भाई कॉकरोच से काफी ज्यादा डर लगता है ना, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे नहीं आ सकते थे क्योंकि वो कहीं पे गए थे। और मिस्तो वहाँ पे बोलता है कि प्लीज तुम चुपचाप सो जाओ। इसके बाद दोनों ही वहाँ पे सोने लगते हैं और जैसे ही मिस्तो घूमता है ना तो वो यूमी के फेस को देखता है और बोलता है कि मैंने काफी टाइम से यूमी के फेस को इतने करीब से नहीं देखा। तभी मिस्तो को याद आ जाता है कि भाई उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो दोनों भाई बहन है। इसके बाद यूमी जो होती है ना वो अपने पेरेंट्स को बता देती है कि मिस्तो को भी काफी ज्यादा डर लगता है कॉकरोच से। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि अभी हम होम टाउन जाने वाले हैं तो वहाँ पे एक रिवर है जहाँ पे हम काफी ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, तो तुम लोग अपना अपना स्विम सूट ले लेना। मिस्तो बोलता है कि मैं वहाँ पे जाके बुक्स ही पढ़ने वाला हूँ और यूमी भी बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं भी वही करूंगी। और तभी उनकी मदर बोलती है कि तुम दोनों को ना एक साथ जाके स्विम सूट खरीद के लाना चाहिए। यूमी ना वहाँ पे साफ साफ मना कर देती है, बट उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हो। इसके बाद यूमी जो होती है ना वो अपना हुलिया एकदम चेंज कर लेती है और सोचती है कि अगर कोई हमें साथ में देखेगा ना तो कुछ गलत समझेगा। और मीस तो अभी क्लास में टॉप भी किया है तो उसको अभी सभी क्लास वाले जानते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी अफवाहें ना फैले तो उनको ये करना होगा। मीस तो बोलता है कि मैं कैप तो पहन लूंगा, बस मैं ग्लासेस नहीं पहनने वाला। और यूमी के दिमाग में चल रहा था कि अगर मीस तो ग्लासेस पहन लेता तो वो काफी ज्यादा स्मार्ट लगता। इसके बाद मीस तो जो होता है ना वो ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा होता है और अंदर यूमी बोलती है कि मिस तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मिस तो बोलता है कि आखिरकार मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। यूमी बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा ओपिनियन कि स्विम सूट कैसा लग रहा है। और मिस तो बोलता है कि तुम हमेशा ही काफी ज्यादा सुंदर लगती हो। और तभी यूमी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं स्विम सूट के बारे में पूछ रही थी। और इसके बाद ना वो वही वाला स्विम सूट खरीद लेती है। और रास्ते में जाते वक्त ना यूमी बोलती है कि मुझे नहीं लगा था मिस्तो कि तुम मेरे साथ आओगे। और मिस्तो भी बताता है कि पेरेंट्स ने कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट किया था, मैं बस इसलिए आया था और मैं अपने पेरेंट्स को नाराज नहीं करना चाहता था। यूमी भी काफी खुश होती है क्योंकि उसने स्विम सूट खरीद लिया था। और इसके बाद वो दोनों उसी लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे उन दोनों ने पहली बार किस किया था। वो दोनों उसी के बारे में सोचने लगते हैं और तभी यूमी की कैप उड़ जाती है और मिस्तो ना उस कैप को पकड़ने की कोशिश करता है और इस कारण वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और यूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन मिस्तो वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमी को ना एक बुक काफी ज्यादा पसंद आती है और वो मिस्तो को बोलता है कि तुम इस तरीके की और भी किताब लाया करो। और मिस्तो भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो ला के दे दूंगा। और इसके बाद ना उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं इन दोनों का बिहेवियर इस तरीके का क्यों है और मुझे तो इनको देख के ऐसा फील होता है कि ये दोनों एक कपल है। और ये सुनने के बाद ना यूमी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी यूमी बोलती है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। और तभी उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे में इतनी जल्दी घुल मिल जाओगे। इसके बाद ना हमें वो सब ना एक मूवी देखते हुए नजर आते हैं जहाँ पे हिगाशिरा को वो मूवी देखनी थी। और हिगाशिरा जो होती है ना वो मिस्तो के पैर के ऊपर लेट के मूवी देख रही थी। और ये देख के यूमी सोचती है कि जो हिगाशिरा है ना वो मिस्तो की गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट कर रही है या फिर एक डॉग की तरह जो कि अपने मालिक के पास आके लेट गई है, क्योंकि वो दोनों ना एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं। और इसके बाद वो मूवी हो जाती है खत्म। और हिगाशिरा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। और मिस्तो बताता है कि मैं इस टाइप की मूवीज उतना ज्यादा नहीं देखता, बट ये मूवी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और उन दोनों को इतना डीपली बात करते हुए देख मूवी के बारे में यूमी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद मिस्तो जो होता है ना वो यूमी से पानी मांगता है और यूमी अपना ही कप उसको दे देती है। और तभी हिगाशिरा बोलती है ये देखने में तो एक तरह से इनडायरेक्टली किस लग रहा है। वो सोचती है कि एक हाई स्कूलर्स इस तरीके से तो बिहेव नहीं करते, बट वो दोनों तो एक सिबलिंग्स है ना, तो शायद ये चलता होगा। और
इसके बाद मिज़ुतो के सर में दर्द होने लगता है और उसको नींद आता है और हिगाशिरा बोलती है कि तुम मेरे पैरों पे सो सकते हो। तभी यूमी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इसके बाद मिज़ुतो जो होता है ना वो यूमी के ही पैर पे सर रख के सो जाता है और ये देख के हिगाशिरा काफी खुश होती है और बोलती है कि मिज़ुतो सोते वक्त कितना ज्यादा क्यूट लगता है। और हिगाशिरा जो होती है ना वो मिज़ुतो को किस करने की सोचती है, लेकिन यूमी बोलती है कि तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि ये अभी सो रहा है। और ये सुन के हिगाशिरा बोलती है कि हाँ मैं अभी करूंगी भी नहीं, मैं कुछ ऐसे मौके की तलाश कर रही हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट किस होगा। यूमी भी बोलती है कि ये सब चीजें काफी स्पेशल होती है और तभी हिगाशिरा बोलती है कि अगर ये करना भी चाहूँ ना मैं तो वो सिर्फ मिज़ुतो के साथ करूंगी और इसके अलावा किसी के भी साथ नहीं। और इसके बाद हिगाशिरा बताती है कि जब मिज़ुतो मेरा बाल सहलाता है ना तो मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है और इसके बाद वो कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो कुछ वीडियो गेम्स की बात करती है जो कि वो मिज़ुतो के साथ खेलना चाहती है, बट वो सोचती है कि मिज़ुतो को इस तरीके की गेम्स खेलना पसंद नहीं होगा। यूमी बोलती है कि अगर तुम कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने वाली हो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और इसके बाद हिगाशिरा वहां से जाने वाली होती है क्योंकि उसे गेम के अंदर ना एक ऐसे कैरेक्टर को अनलॉक करना है जिसका फेस ना थोड़ा बहुत मिज़ुतो से मिलता है और वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और इसके बाद ना यूमी जो होती है ना वो भी मिज़ुतो की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि आखिरकार ये मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों करता है। वो नहीं चाहता कि उनका पास्ट इन सब चीजों के बीच में आए क्योंकि हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है और पहले हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसकी मदर आती है और वो पूछती है कि आखिरकार मिज़ुतो और हिगाशिरा के बीच में क्या चल रहा है क्योंकि समर ब्रेक खत्म हो चुका है लेकिन इसके बाद भी वो अब तक आती है घर पे। तभी यूमी बोलती है कि बस उन दोनों को साथ में रहना पसंद है और तभी उसके मदर बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हिगाशिरा जो है वो मिज़ुतो की एक्स है। इसके बाद वो और भी सवाल पूछती है बट यूमी बोल देती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं बताओगी। और मिज़ुतो जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और हिगाशिरा जो है वो काफी ज्यादा भोली है और उन दोनों का जोड़ी मुझे काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमी के फोन पे मिज़ुतो का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या, और मिज़ुतो बोलता है कि नहीं मुझे बस तुमसे कुछ बात करना है। यूमी बोलती है कि मुझे भी तुमसे बात करना था बट मिज़ुतो के फोन में ज्यादा चार्ज नहीं होता ना इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। और यूमी बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और वो दोनों लाइब्रेरी में बात करने का सोचते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग मिज़ुतो के होम टाउन आ जाते हैं और वो मिज़ुतो के ग्रैंडमा से भी मिलते हैं। और मिज़ुतो की जो ग्रैंडमा होती है ना वो यूमी से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई थी और यूमी को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी ग्रैंडमा। और इसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि ये दोनों काफी जल्दी करीब आ गए हैं। उसकी मदर भी बोलती है कि मिज़ुतो काफी अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसका नाम मडोका होता है और ये मिज़ुतो की कजन होती है। मडोका वहाँ पे बोलती है कि तुम हमेशा की तरह बहुत कम बोल रहे हो और मिज़ुतो भी बोलती है कि ये हाई स्कूल में भी ऐसे ही चुप रहा करता था। वो बोलती है कि आज से तुम भी मेरी कजन हो। और इसके बाद वो उन सभी को तैयार होने के लिए बोलती है क्योंकि वेलकम बारबेक्यू पार्टी होने वाली थी इनके फैमिली के बीच में। और इसके बाद सभी लोग रिवर के पास पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन मिज़ुतो जो होता है ना वो अभी भी किताब पढ़ रहा था। यूमी भी उसी की तरफ देख रही थी और मडोका बताती है कि मिज़ुतो के फादर को ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि उन्होंने मिज़ुतो का ख्याल अकेले रखा था क्योंकि मिज़ुतो की मदर की डेथ काफी जल्दी हो गई थी। तो इसलिए हम लोग काफी ज्यादा खुश है तुम्हारी मदर को लेके क्योंकि उनके आने के बाद मिज़ुतो के फादर की लाइफ काफी इजी हो जाएगी अब। और यूमी भी ये सब सुन के हैरान होती है और बोलती है कि मैं अपनी इस फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। मडोका बोलती है कि तुम काफी ज्यादा पतली हो। और इसके बाद यूमी जो होती है ना वो फिर से मिज़ुतो की तरफ देखने लगती है और मडोका बताती है कि वो स्टार्टिंग से ही किसी से बात नहीं करता और यहाँ तक कि वो ना मडोका से भी बात नहीं करता था। और इसके बाद मिज़ुतो वहाँ से जा रहा था और वो सभी लोग रोकते हैं क्योंकि वो रिवर के पास आया है और बिना स्विम करे यहाँ से जा रहा है। इसके बाद मिज़ुतो वहाँ से चला जाता है और मडोका बोलती है कि तुम चले गए लेकिन हम यूमी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। और इसके बाद वो लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। इसके बाद मडोका जो होती है ना वो यूमी को बोलती है कि तुम मिज़ुतो को जाके बोल दो कि अब वो नहा सकता है। और मिज़ुतो जो होता है ना वो अपने ग्रैंडपा के स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। और इसके बाद वो बुक बंद करके जा रहा होता है लेकिन तभी यूमी बोलती है कि तुमने इसमें बुक मार्क तो लगाया ही नहीं। और मिज़ुतो बोलता है कि मैंने इसको काफी बार पढ़ रखा है और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडपा के ऑटोबायोग्राफी है जो कि उन्होंने खुद ही अपने हाथ से लिखी है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी काफी सारी किताबें हैं। और यूमी पूछती है कि क्या ये बुक इंटरेस्टिंग है और मिज़ुतो बताता है कि मैंने सबसे पहली बुक जो कि पढ़ी थी वो यही है।
है। ये सुन के यूमी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद मिस्तो जो होता है ना वो बुक की कहानी को बताने लगता है, बट मैं इस चीज को स्किप करने वाला हूँ। और इसके बाद मिस्तो बोलता है कि अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो तुम पढ़ सकते हो, और उसको बुक देके वहाँ से चला जाता है। और यूमी बोलती है कि इस किताब को उसके फैमिली में केवल मिस्तो ने पढ़ा है और किसी ने भी नहीं। उसने ये किताब मुझे पढ़ने के लिए दी, और जब यूमी उस किताब को पढ़ रही थी ना तो वो रोने लगती है और उसकी आंसू की बूंद किताब पे गिरती है, और उसी जगह पे ना एक और आंसू की बूंद थी, और वो निशानी ना मिस्तो के आंसू की थी जो कि वो बचपन में रोया था उस बुक को पढ़ते हुए। और यूमी समझ जाती है कि मिस्तो आखिरकार हमेशा घर में बैठ के बुक्स क्यों पढ़ता रहता है। और तभी वहाँ पे मिस्तो आता है और यूमी पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव भी था, और मिस्तो बताता है कि हाँ, एक लड़की थी जो कि हमेशा मुस्कुराया करती थी। यूमी को लगता है कि वो मडोका होगी, और इसके बाद मडोका ना एक युकाता ना यूमी को देती है जो कि वो फेस्टिवल में पहनेगी। वहाँ पे यूमी जो थी ना वो अभी कुछ और ही सोच रही थी, और आपको भी पता है कि फिलहाल वो क्या सोच रही है। मडोका पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या, और यूमी वहाँ पे मना करती है, बट उसे ना मडोका से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। यूमी को समझ में आ चुका था कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश है, और मिस्तो जो है वो अपनी लाइफ को कितनी बुरी तरीके से बिता रहा है। ना ही मिस्तो का कोई सपना है और ना ही कोई उसका आइडियल है, वो बस अंधकार में जी रहा है अपनी लाइफ को। और मिस्तो जिस तरीके से चीजों को सोचता है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है उस तरीके के लड़के के लिए। तभी मडोका यूमी से बोलती है कि क्या तुम मिस्तो को पसंद करती हो, और तभी यूमी बोलती है कि मुझे नहीं पता, और तुम क्या सोचती हो किसी इंसान को पसंद करने को लेके। तो मडोका बोलती है कि उसके करीब जाने का मन करता है, और करीब जाने के बाद ना हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तभी यूमी पूछती है कि अगर ये सब चीजें हो तो आखिरकार क्या करना चाहिए, और मडोका भी बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। और मडोका भी बोलती है कि तुम हर वक्त पे बहाना ढूंढती हो मिस्तो से दूर रहने का, और सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम खुद ही मिस्तो के पास जाओ और अपनी फीलिंग्स को एकदम क्लियर कर दो मिस्तो के साथ। और मडोका के पास इसके लिए एक आइडिया भी होता है, और यूमी एक रूम में बैठी होती है, और मडोका जो होती है ना वो मिस्तो को उसी रूम में लेके आ जाती है। और मडोका उनको आधे घंटे के लिए वहाँ पे छोड़ी थी और बोली थी कि यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी, और मिस्तो को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और मिस्तो वहीं पे बैठ जाता है, और यूमी सोचती है कि अभी तक तो मैं अपने प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाई हूँ, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से लाऊंगी। और साथ ही मैंने मिस्तो की किताब भी पढ़ी जिससे मुझे पता लग गया कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ। मैं अभी भी वही कर रही हूँ, बस मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रही हूँ, बट मैं अब इससे ज्यादा और वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये सब कुछ करना होगा, और मुझे पता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को काफी टाइम से अपने दिल में दबा के रखा है, बट अब मुझे उसको बताना ही होगा। और वो मिस्तो को जाके अपनी सारी फीलिंग्स को बता देगी। भले ये थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा होगा, और शायद मेरा थोड़ा दिल भी टूट सकता है, क्योंकि मिस्तो पहला लड़का है जिसको मैंने पसंद किया था, और जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मुझे लगा था कि इन सब चीजों की वजह से ना मुझे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उसको ना ब्रेकअप करने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगा था, बट वो नहीं चाहती थी कभी भी मिस्तो के साथ ब्रेकअप करना। शायद मुझे उसी टाइम पे मिस्तो को कॉल कर लेना चाहिए था, और साथ ही क्रिसमस पे उसको गिफ्ट भी देना चाहिए था, और शायद मुझे मिस्तो को चॉकलेट बना के भी देना चाहिए था। और वो काफी ज्यादा रिग्रेट करती है अपनी गलतियों पे, और वहाँ पे वो काफी ज्यादा रोने भी लगती है। मिस्तो भी बोलता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और हमें कुछ टाइम के लिए ना अपने पुराने वक्त में वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद यूमी उसको हक कर लेती है, और तभी मिस्तो पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तभी यूमी बोलती है कि ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट मुझे जानना है कि तुम्हारा पहला प्यार कौन था, क्योंकि यूमी को लग रहा था कि उसका पहला प्यार मडोका है। और तभी मिस्तो बोलता है कि तू पागल है क्या, मेरे मडोका को लेके मेरे दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद मिस्तो बताता है कि सच में तुम काफी ज्यादा मूर्ख हो, और तुम ना बाहर से केवल स्ट्रॉन्ग देखने में लगती हो, अंदर से तुम एकदम बच्ची हो। और ये सब सुन के ना यूमी वहाँ पे काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती है, और मिस्तो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो बोलता है कि मेरे पहले प्यार को ना मुस्कुराना काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के ना यूमी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद मडोका जो होती है ना वो युकाता पहनती है, और उसमें वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और जैसे ही वहाँ पे मिस्तो आता है ना यूमी उसको देख के काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद ना वो मिस्तो की फोटो खींचने के लिए जा रही थी, लेकिन मडोका उसको पकड़ लेती है, और मिस्तो को बोलती है कि तुम हम दोनों की फोटो खींच दो। और इसके बाद मिस्तो जो होता है ना वो यूमी के फोन के लॉक को खोल के फोटो खींचने लगता है, और यूमी काफी हैरान होती है कि मिस्तो को उसका पासवर्ड पता है फोन का। इसके बाद यूमी और मिस्तो जो होते हैं वो फेस्टिवल में दिखाए जाते हैं, और तभी वहाँ पे मडोका आ जाती है, और वो बोलती है कि तुम दोनों हाथ पकड़ लो नहीं तो खो सकते हो। और यूमी भी बोलता है कि अभी हम बच्चे नहीं रहे जो यहाँ पे खो जाएंगे, लेकिन यूमी उसका हाथ पकड़ लेती है। और मिस्तो पूछता भी है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, और मडोका बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और मिस्तो बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ो। और इसके बाद दोनों हाथ पकड़ने के लिए एग्री कर जाते हैं। और इसके बाद मडोका बोलती है कि हम यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि ग्रैंडमा ने हमें काफी पैसे दिए हैं, लेकिन मिस्तो बोलता है कि यहाँ पे सामान
सामान काफी ज्यादा महंगा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं खरीदने वाले। और इसके बाद ना वो लोग गन वाला गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पे एक छोटा बच्चा निशाना लगाने की कोशिश करता है और मडोका उसकी हेल्प करती है। यूमी भी सोचती है कि क्या भाई बहन इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और चिकुमा जो होता है ना वो उस प्राइज मनी को नहीं जीत पाता। उसके बाद मिस्तो निशाना लगाने के लिए जाता है और मडोका जो होती है ना वो यूमी को भी बोलती है कि जाके तुम उसकी हेल्प करवा दो। यूमी भी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मिस्तो बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, और इसके बाद वो निशाना लगा ही लेता है और प्राइज जीत जाता है। वो सॉफ्ट टॉय ना चिकुमा को चाहिए था, क्योंकि वो उसी कैरेक्टर का वीडियो गेम भी खेलता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद है। तभी मिस्तो बोलता है कि तुमने मुझे पीछे से पकड़ा क्यों था, और तभी यूमी बोलती है कि मैं तो बस मडोका की बात सुन रही थी। तभी यूमी बोलती है कि हिगाशिरा भी तो तुम्हें अच्छे से पकड़ती है, लेकिन मिस्तो बोलता है कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, बट तुम काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी वहाँ पे। और तभी मडोका उनको घर चलने के लिए बोलती है। और इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे थे ना, तो एक ओल्ड लेडी ना उसके पेरेंट्स से बात कर रही थी, और मडोका बताती है कि हमारी फैमिली काफी ज्यादा पॉपुलर है ना, इसलिए सभी लोग हमसे बात करने के लिए आते हैं। और तभी वो बुढ़िया यूमी को बोलती है कि तुम हमेशा मिस्तो का ख्याल रखना, क्योंकि उसके फादर के अलावा उसका ख्याल और किसी ने नहीं रखा है। इसके बाद ना उनका फायरवर्क्स देखने का टाइम हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मिस्तो नहीं होता। और तभी मडोका बताती है कि हर साल का ये काम है, जैसे ही फायरवर्क स्टार्ट होने वाला होता है ना, तभी मिस्तो कहीं पे गायब हो जाता है। और इसके बाद यूमी समझ जाती है कि मिस्तो हमेशा लोगों से दूर क्यों रहता है और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम क्यों नहीं बिताता, लेकिन वो अपनी फैमिली की केयर करता है, नहीं तो वो चिकुमा के लिए वो डॉल नहीं जीतता। और साथ ही उसने हिगाराकी को भी बोला था कि मेरे दिल में कोई और है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। जब भी मैं उससे बात करती थी तो वो इतनी जल्दी कॉल क्यों रख दिया करता था। और 2 साल पहले जिस लड़के को मैं जानती भी नहीं थी उसको मैंने डेट भी किया, और अब वो मेरा एक स्टेप ब्रदर है। इसके बाद वो ना मिस्तो को लेने के लिए जाने लगती है, और मडोका भी बोलती है कि तुम उसको जरूर लेके आना यहाँ पे। और हमें मिस्तो एक जगह पे बैठा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे वो सोचता है कि ये जो रियल दुनिया है ना, ये एक नकली दुनिया है, और जो बुक के अंदर की दुनिया होती है ना वही रियल दुनिया होती है। और मिस्तो नहीं चाहता था कि कोई उस पर दया दिखाए, क्योंकि वो बिना मदर के ही बड़ा हुआ था, और सभी लोग मेरी बेमतलब की ही तारीफ करते थे, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा करता है। ये सब मुझे ऐसा फील करवाता है कि मेरे दिल में एक छेद हो गया है, और बस मुझे एक एक सेकंड बिताना भी मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, और इसीलिए मुझे ये वर्ल्ड अब असली नहीं लगता। लेकिन जब उसने किताब पढ़ी तो उसकी दुनिया ही बदल गई, जिसमें उसको पता लगा कि इंसान कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। और उसको सभी किताबों ने कुछ ना कुछ सिखाया, जैसे कि ह्यूमन इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, सभी कुछ के बारे में उसे किताब ने सिखाया था। और इसी कारण मैं यूमे से बात कर पाया, और जब मैं उसके साथ पहली बार फेस्टिवल में गया तो मुझे पता लगा कि यूमे जैसा कमजोर इंसान भी है इस दुनिया में, और उसे भी हर वक्त पे किसी न किसी की जरूरत है, नहीं तो वो सांस लेना भी भूल जाएगी। और इसके बाद यूमी के ऊपर मुझे भी दया आने लगी, और पूरी जिंदगी सभी लोग मेरे ऊपर भी इसी तरीके से दया करते थे। पूरी दुनिया में केवल यूमी ही है जो कि मुझे रियल लगती है, बाकी सभी कुछ फेक लगते हैं। यूमी भी सोच रही होती है कि मिज़ुतो को काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी, लेकिन मैं ही हूँ वो रीजन जिस कारण मिज़ुतो इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया था। और मैं उसके जिंदगी से जब गई तो फिर से मिज़ुतो पहले की तरह हो गया, जिसे कुछ नहीं पता कि अब उसे आगे क्या करना है। और मिज़ुतो के ऊपर ना लोगों को दया नहीं दिखानी चाहिए। मिज़ुतो ने एक ऐसी चीज खो दी है जो कि उसके लिए सब कुछ थी। और इसके बाद यूमी जो होती है ना, वो मिज़ुतो के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें हमेशा से अंधेरा काफी ज्यादा पसंद था ना। तभी मिज़ुतो बोलता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, और यूमी भी बोलती है कि क्या तुम्हें हमारा फर्स्ट डेट याद है। और मिज़ुतो बताता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, तुम वहाँ पे खो गई थी और तुम काफी ज्यादा रोई थी। और यूमी बताती है कि इतना टाइम बीत चुका है कि मैं काफी सारी चीजें भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ याद है, और तुम सच बताओ कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो ना। मिज़ुतो उसका जवाब नहीं देता, और इसके बाद वो बताता है कि हमने अक्टूबर 27 को डेट करना शुरू किया था 2 साल पहले, और उन्होंने 2 महीने बाद एक दूसरे को किस किया था, और यही जो डेट है ना वो तुम्हारे फोन का पासवर्ड है। मिज़ुतो बताता है कि तुम्हें ये पासवर्ड अपने फोन में नहीं लगाना चाहिए, और यूमी भी बोलती है कि इसका मतलब तुमने भी ये पासवर्ड लगाया था अपने फोन में। तभी यूमी बताती है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में किस इसलिए किया था क्योंकि मुझे फील हुआ कि हमारे डेट को 2 महीने हो गए हैं, अगर वो उस टाइम पे किस नहीं करती तो हमें तीसरे महीने का भी वेट करना पड़ता। तभी मिज़ुतो बताता है कि मुझे पता है कि तुमने पक्का ये कोई मैगजीन में पढ़ा होगा, और यूमी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी यूमी बोलती है कि तुम्हें ना मेरी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि मैंने वो पहला स्टेप आगे बढ़ाया था। और मिज़ुतो बोलता है कि क्या तुमने किस करने की भी प्रैक्टिस की थी ना, सच बताना। यूमी बोलती है कि हाँ मैंने उसकी की थी प्रैक्टिस, और मिज़ुतो बोलता है कि हाँ वो तुम्हें देख के ही पता लग रहा था क्योंकि तुम काफी अच्छे से कर रही थी वो। तभी यूमी पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना डेट पे जाने के लिए, और तभी मिज़ुतो बताता है कि मेरे लिए सभी ठीक थे, तुम बस मुझे अचानक से
मिल गई, और अगर तुमसे पहले मुझसे हिगाशिरा मिली होती ना तो शायद मैं उसी के साथ डेट पे जाता। और इसके बाद फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है और यूमी बोलती है कि ये वो फायर वर्क है जो कि हमने 2 साल पहले नहीं देखा था। और इसके बाद मिस्तो ना वहाँ पे रोने लगता है और तभी यूमी अचानक से मिस्तो को किस करती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें पुराने मिस्तो को भुलवा दूंगी और ये हमारी दूसरी किस के साथ दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है यहाँ पे। और साथ ही ये जो नई यूमी है ना ये इस चीज को आगे बढ़ाएगी और पुराने यूमी को भी खत्म कर देगी। और इसके बाद यूमी वहाँ से जाने लगती है और मडोका बोलती है कि कैसा रहा, और यूमी बोलती है कि सब कुछ बढ़िया रहा। और इसके बाद यूमी ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मिस्तो की हेल्प करना, और तभी यूमी बोलती है कि मिस्तो अकेला है बट उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मिस्तो वहाँ से जाने लगता है और यूमी हंसते हुए बोलती है कि एक भाई बहन को हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कागुरी मिस्तो को बोलता है कि तुम हिगाशिरा के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो यूमी भी है। और तभी मिस्तो बताता है कि हिगाशिरा बस मेरी दोस्त है और साथ ही हम दोनों के इंटरेस्ट भी एकदम सेम है। तभी कागुरी बोलता है कि हिगाशिरा तुम कितना भी ट्राई कर लो बट उसके पास यूमी है तो तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगी। हिगाशिरा भी बोलती है कि यार तुम कितने ज्यादा बेकार हो। मिनामी जो होती है ना वो कागुरी के हाथ को मोड़ते हुए बोलती है कि तुम फालतू बोलना ना थोड़ा बंद करो। इसके बाद हिगाशिरा जो होती है ना वो मिस्तो के क्लोज आने लगती है, लेकिन तभी यूमी उन दोनों को दूर करती है और बोलती है कि तुम थोड़ा दूर रहोगे ना तो कागुरी को और अच्छे से समझ में आएगा। तभी यूमी मिस्तो को बोलती है कि तुमने फाइनली दोस्त बना ही लिए, और मिस्तो भी बोलता है कि तुमने भी यूमी। और इसके बाद यूमी और मिस्तो दोनों ही बोलते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमने काफी ज्यादा गलतियां की, लेकिन जब हम मिडिल स्कूल में आए ना तो हमें वो मिल गई जिसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलते हैं। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता और हम दोनों के अंदर दोनों को लेके फीलिंग्स है, लेकिन अब वो फीलिंग्स का कुछ फायदा नहीं है। हमारी फीलिंग्स अब एक फैमिली की तरह बन चुकी है। और यहीं पे ये एपिसोड हो जाता है खत्म। यार आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को बढ़िया लगा या फिर नहीं लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा, और इस तरीके के और भी एनीमेज आपको देखने हैं ना तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।